सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अचानक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसका की कोई व्याख्या हमें नहीं मिलती है। जो सिंधु नदी है वो अपने भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों तक को बहाकर अपने साथ ले जाती है। और हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे वहाँ की जमीन सूख गई हो, वहाँ पे मिट्टी आ गई हो, रेत आ गई हो, रेगिस्तान छा गया हो। और मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर यानी परत पर परत जमती गई, जिससे जो शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई, यह जो सभ्यता थी वह दबती चली गई नीचे। और नगरवासियों को मजबूर होकर अब जो पुरानी नींव थी उस पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं मकान। भी इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई थी। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की परतें जमने लगी थी, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपने मकान थोड़े ऊपर करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा था वो मिट्टी में दबता ही जा रहा था। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान में रह गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अपने गांव में काफ़ी समृद्ध थी, काफ़ी उपजाऊ थी, लेकिन रेगिस्तान आने से वह सब कुछ ढह गया वहीं पे। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और रहन सहन की पद्धति को भी प्रभावित कर लिया। जो मौसम का हो रहा था हाल, उससे वहाँ के रहन सहन में परिवर्तन आया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता की अपेक्षा करते, यानी जो ये सभ्यता नागर सभ्यता है वह सब पूरे हिस्से में ऐसा हाल नहीं हुआ था, वह किसी एक छोटे हिस्से पर ही पड़ा था जिससे रेत ने ढक लिया हो। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने का कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें कि कितनी बड़ी सभ्यता है, ये कितनी फैली हुई है। वह बालू रेत जिसने इसमें कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि जो दूसरे शहरों और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण थे वो धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ टुकड़े टुकड़े भी हो गए। रेत के कारण ही वो सभ्यता के जो अवशेष थे वो सुरक्षित रहे। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर जो आपस में संबंध था, इस सिलसिले के टूटने या इसके अंतराल जो गैप था, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। ये टूटना इस बात का सूचक है कि जो बाद में आने वाली सभ्यता है वो अलग प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, कृषि काफ़ी ज़्यादा करते थे, क्योंकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी वहाँ पर मौजूद था। जो खेती और पक्ष पर ज़्यादा जोर जो नवागंतुक जो आर्य थे वो आए थे, उन्होंने ही दिया था और वो कई बार आते रहे। ऐसा माना जाता है कि जो आर्यों का प्रवेश है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और जो पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियाँ समूह में आते रही हैं और भारत में रहती रही है, निवास करती रही है। सबसे एक तरह से उन्होंने अपना लिया था उनको। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक जो समन्वय आपस में जो इनकी संस्कृति मिलती है और मेलजोल होता है, से बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि का समन्वय, इनका मेलजोल हो गया था। इस समन्वय और मेलजोल में से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, भारतीय संस्कृति का विकसित हुई इससे, इनके मेल जोल से, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गई। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो लोग आए थे और उन सभ्यताओं का असर दिखाई पड़ता है हमें, और जो लोग आए थे वो यहीं घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराणों के बारे में अब पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निधान के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत मानते हैं और भारतीय विद्वान बस इसमें यही बताया गया है जो वेद है भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास है। उसमें विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं आजकल के अधिकांश विद्वान, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की जो समृद्ध भूमि है उस पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उस कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसमें ईरान में वेस्ता की रचना हुई,
पर भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया, उन विचारों को बढ़ाया। एक तरह से वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, मेलजोल है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। जो वेद है वो अवेस्ता के अधिक निकट, अधिक पास माने जाते हैं।